साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बरतानिया में भी ग्रैंड ओवरसीज क्लब बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल होंगे। क्लब ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए काम करेगा। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक गवर्नर पंजाब ने कहा कि ग्रैंड ओवरसीज क्लब यासीन मलिक की रिहाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते करेगा। इस क्लब में तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल होंगे। साबिक गवर्नर का मजीद कहना था कि क्लब ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने में भी अपना किरदार अदा करेगा और इस सिलसिले में तमाम तर तवानाइयां बरूए कार लाई जाएंगी। ये क्लब गैर सियासी होगा और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों में से लोगों को शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह है कि तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें और तमाम पाकिस्तान की मजहबी जमातें यासीन मलिक की रिहाई के लिए और दूसरे जो लोग जो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए, कश्मीर की काज के लिए मुत्तफिक हैं। और मैं उनका बहुत ही मशकूर हूं कि तमाम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मुझे ऑल पार्टी टास्क फोर्स का चेयरमैन जो है वो बनाया है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इंशाल्लाह हम यासीन मलिक के अमली तौर पर सबसे पहले तो हमने ये किया है कि कोशिश कर रहे हैं कि ये अपील जो है उसको ना किया जाए। उसके लिए वकला के साथ पाकिस्तान में यहाँ पर मकबूजा कश्मीर के वकला जो हैं उनसे मशावरत हो रही है कि किस तरीके से हम अपील जो है दायर कर सकते हैं ताकि वहाँ पर हमको उनको बाइज्जत बरी करवाए। उन्होंने मजीद कहा कि आजाद खारजा पॉलिसी के लिए मुल्क की माशी हालत बेहतर करना होगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जब आजाद खारजा पॉलिसी की हम बात करते हैं, जब तक हम मुआशी तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे उस वक्त तक आजाद खारजा पॉलिसी का आप तसव्वुर भी नहीं जो है वो कर सकते। साबिक गवर्नर ने कहा कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। इसके अलावा अब भारत में रहने वाली अकलीतें, चाहे वो मसीही हों, सिख हों या फिर मुसलमान, नरेंद्र मोदी इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। यहाँ तक कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो रियासत उनको सजा देने की बजाय उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इंडिया जो है वहां पर कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, माइनॉरिटीज के खिलाफ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुसलमान हो। नरेंद्र मोदी ने वहां पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे। यहां तक कि अब जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं उनकी शान में भी जब गुस्ताखी होती है तो स्टेट उन लोगों को प्रोटेक्ट करती है बजाय इनके कि उनको सजा दी जाए, जो बिलियंस मुसलमानों की जो एहसासात हैं जो उनको मजरूह करते हैं। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल बारे गुफ्तगू करते हुए साबिक गवर्नर का कहना था कि मुल्क में बुनियादी खराबी की बड़ी वजह मुकामी हुकूमतों को मजबूत ना करना है। जब जमहूरियत आती है तो सबसे पहले मुकामी हुकूमतों का गला काटती है। एक सूबे में ये 297 MPAs को सारी ताकत देने को तैयार है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा नुमाइंदों को देने के लिए तैयार नहीं है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज, लंदन। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अभी अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फैसला नहीं किया। लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से खसूसी गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से क्या कहा गया, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब मौजूद हैं। पॉलिटिकल पार्टी में तो सब लोग काम करते हैं, लेकिन इन्होंने इस वक्त फलाई काम का आगाज़ किया है। ओवरसीज ग्रैंड ओवरसीज क्लब जो है वो अनाउंस किया है, जिसकी बाकायदा इनॉग्रेशन जो है वो 14 अगस्त को होगी। पहले तो सरवर साहब से पूछते हैं कि इसका मकसद क्या है इस क्लब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में $30 बिलियन सालाना बेचते हैं, जिसकी वजह से हमारी मीशत को सहारा मिलता है। और मैं इस बात पे पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि अगर हम उनको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट दे दें और कब्जा माफिया से उनकी जान छुड़ा दें तो ये जो रेमिटेंसेस हैं ये डबल हो सकती हैं और पाकिस्तान को IMF और दूसरे अदारों के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि अगर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कोई इस मैस से निकाल सकता है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी निकाल सकता है। तो उसके लिए एक एफर्ट है, कोशिश है कि पहले गवर्नर हाउस में बैठ के उनके मसले हल करता था और अब मैं अपने दफ्तर में बैठकर भी मेरे पास आते हैं। इसका मकसद ये है कि पंजाब में इसका सेक्रेटरीट होगा, पूरी दुनिया में इसकी तंजीमें होंगी। आपके पास पावर होगी नहीं तो कैसे हल होंगे लोग? देखिए, एक बात तो मेरे ख्याल में ये समझने की जरूरत है कि पावर जो है वो लोगों की होती है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो $30 बिलियन देते हैं तो आपके ख्याल में क्या उनकी पावर कम है? उनको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की जरूरत है।
تو جب یہ اوورسیز پاکستانی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا فوکل ایک پوائنٹ ہوگا، وہاں پر ان کی باقاعدہ ممبرشپ ہوگی، وہاں پر سٹاف جو ہے ایکسپیرینس اور پیڈ سٹاف وہاں پر بیٹھا ہوگا، 24 گھنٹے ان کو سروس ملے گی، تو انشاءاللہ ان کے مسئلے دیکھیں. جب میں پاور میں ہوتا ہوں تو پھر بھی اوورسیز پاکستانیوں کے مسئلے حل کرتا ہوں، جب پاور میں نہیں ہوتا اس سے زیادہ حل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں پی ٹی آئی نے بھی دعوے تو بہت کیے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حل کریں گے، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. لیکن یہی میرا سوال پھر وہی ہے کہ لوگ ظاہر ہے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اوورسیز والے، لیکن کس اختیار کے تحت آپ ان کی ہیلپ کریں گے یہ میں جانتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. ان کے پاس جب عدالت میں کیس ہوتا ہے تو اس کی فرض چاہیے ہوتی ہے، اس کے مطابق کب اس نے خریدا تھا، کب اس نے پیسے کہاں سے لایا تھا، تو یہ ساری چیزیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت جو ہے ہوتی ہے. ہماری جوڈیشری جو ہے ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے. ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں، سینئر بیوروکریٹ، ان کا پرابلم سینئر لیول پہ نہیں ہے، ان کا پرابلم لوئر لیول پہ ان کو مسائل ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ وہاں پر ہمارا پورا سٹاف ہوگا، میں بھی وہاں خود بیٹھا ہوں گا، اور جس طریقے سے پہلے لوگوں کے مسائل حل ہوتے اس سے بہتر انداز سے ہم حل کریں. اچھا صاحب، آپ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی سٹینڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں سٹینڈنگ تو میرے تمام جن لوگوں کے ساتھ میں نے 7 سال کام کیا ہے، وہاں میرے بہت سے دوست ہیں، بھائی ہیں، ورکرز جو ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. جب میں گورنر تھا تو ہزاروں کی تعداد میں صرف پہلا جو رمضان شریف تھا اس میں 50,000 لوگوں کی افطاری جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی. تو رابطے تو ہر پاکستانی سے ہیں میرے، چاہے وہ جو ہے پاکستان میں ہوں یا باہر. پی ٹی آئی کا حصہ ہے آپ ابھی؟ دیکھیں میں عرض کروں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو میرا پولیٹیکل فیوچر ہے اس کا فیصلہ ابھی میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اس وقت میرا جتنا بھی فوکس ہے فارن وزٹ کا، وہ یاسین ملک کی رہائی کی کمپین کرنا ہے، انٹرنیشنل فورم پہ ان کو اجاگر کرنا ہے، اور اوورسیز کلب جو ہے اس کی تنظیمیں جو ہیں پوری دنیا میں بنانے پہ میرا فوکس ہے، جو کہ دونوں کام جو ہیں غیر سیاسی. تحریک منہاج القرآن ڈنڈی کے زیر اہتمام سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء اور مظلومین کے لیے جامع مسجد بلال میں ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا اور انصاف کے لیے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا ہے. تقریب میں مسجد بلال کی انتظامیہ اور منہاج القرآن ڈنڈے کے عہدیداران نے شرکت کی. مزید احوال کیسر حبیب کی اس رپورٹ میں. انقلاب 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 انقلاب. 17 جون 2014 سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء اور مظلومین کے حق میں تحریک منہاج القرآن ڈنڈی کے زیر اہتمام جامع مسجد بلال ڈنڈی میں ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا اور حصول انصاف کے لیے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، جس میں مسجد بلال انتظامیہ اور منہاج القرآن ڈنڈی اسکاٹ لینڈ کے عہدیداران نے شرکت کی. حاضرین نے احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ سے فوری انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا اور اس میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی التجا کی. آج اس موضوع پہ بڑا عظیم احتجاج ہوا ہے، کیونکہ یہ کیس اب عدالتوں میں ہے، اس لیے احتجاج کس سے کیا جائے؟ حکومت وقت سے کیا جائے، حالانکہ وہ مجرم ہیں، ان کو کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا لائحہ عمل جلد تیار کیا جائے گا. یہ زیادہ دیر نہیں ہوگی، جلد اس کا انصاف ملے گا اور انقلاب آئے گا. ہماری گزارش ہے کہ عدالتیں اپنا کردار ادا کریں. یہ عدالتیں دن میں بھی لگتی ہیں، یہ عدالتیں راتوں میں بھی لگتی ہیں، چھٹی کے دن بھی لگتی ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ انصاف بر وقت دیا جائے، جب اس کی ضرورت ہو اسی وقت ملنا چاہیے. لہٰذا یہ جو شہدائے ماڈل ٹاؤن ہیں 8 سال گزرنے کے بعد ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. 8 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ کیس دور ہی دور جاتا نظر آتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی تحریک کے لوگ، منہاج القرآن کے لوگ اور پاکستان کے مظلوم لوگ وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے، وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے، وہ ڈیفرنٹ کمیشنز میں بھی گئے، کمیشن ٹوٹتے گئے، دوبارہ بنتے گئے، اور آج تک داد رسی نہ ہو سکی. 8 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج ہم اس موقع پر ایک بار پھر حکمران وقت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، لہٰذا آپ دیر تو کر سکتے ہیں لیکن ان قاتلوں کو، ان ظلم کرنے والوں کو اللہ کی عدالت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس موقع پر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی اور بلندی درجات کے لیے بھی دعا کی گئی.
जूलिया एंड रोना सोलिस्टर की 6ठी सालगिरह के मौका पर तकरीब का एहतमाम ईस्ट लंदन के मकामी हॉल में किया गया, जिसमें जूलिया एंड रोना सोलिस्टर के डायरेक्टर्स, ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी के साथ साथ वकला, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत की। मशहूर गुलकार सुहेल सलामत ने अपनी खूबसूरत आवाज में मौसीकी के सुर बखेरे। तफसीलात ईस्ट लंदन से सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। जूलिया एंड राना सोलिस्टर के प्रिंसिपल इनाम राना ने कहा कि हमने इस फर्म की बुनियाद 2016 में रखी। हमारी ये फर्म 9 शोबों में लोगों को कानूनी मदद फराहम कर रही है। हाल ही में हमने ईदी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया है। उन्होंने मजीद बताया कि वो लोग जो लीगल एड की सहूलत नहीं रखते और जिनके पास वसाइल भी नहीं है, हमारी ये फर्म ईदी फाउंडेशन के तावन से उनको लीगल एड फराहम करती है। हमारे पास सोलिस्टर्स और डायरेक्टर्स मौजूद हैं जो लोगों को मुख्तलिफ कानूनी मसाइल में रहनुमाई फराहम करते हैं। पिछले 6 साल से ईस्ट लंदन और सेंट्रल लंदन में कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम अप्रॉक्सीमेटली 9 फील्ड्स में जो है वो सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा हमने सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं। रिसेंटली हमने एदी फाउंडेशन के साथ एक कोलैबोरेशन में एक लीगल एड प्रोजेक्ट शुरू किया है उन इमिग्रेंट्स के लिए जो लीगल एड पे क्वालिफाई नहीं करते और फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब्दुलस्तार ईदी के फर्जंद फैसल ईदी ने कहा, जूलिया एंड राना सोलिस्टर के साथ मिलकर हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा दीगर कम्युनिटीज की भी खिदमत कर रहे हैं। जूलिया एंड राना जो है वो हमारे पार्टनर्स भी हैं पाकिस्तान यूके के अंदर, जो हम लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में। तो इनकी जो है वो इस 6 सालगिरह के अंदर हम शरीक हुए हैं। यहाँ पे लंदन मौजूद था, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान कम्युनिटी के अलावा दुनिया की कम्युनिटी में मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दी है। जूलिया एंड राना सोलिस्टर की सीनियर सिटीजन मलिहा खान ने कहा, आज हमारी इस फर्म को 6 साल पूरे हो गए हैं। हमारी ये फर्म सीनियर और तजर्बाकार वकला पर मुश्तमिल है। हमें बहुत खुशी है कि फर्म के 6 इयर्स कंप्लीट हो गए एंड मैं ये कह सकती हूँ कि फर्म जो हमारी है एक बहुत अच्छी फर्म है। उसकी हमारी टीम एक्सीलेंट टीम है एंड हम लोग अबव एंड बियॉन्ड जाते हैं क्लाइंट्स के लिए। अकरम कायम खानी ने कहा कि जूलिया एंड राना सोलिस्टर लोगों को इमिग्रेशन, प्रॉपर्टी, घरेलू मसाइल और दीगर मसाइल में कानूनी मदद फराहम करते हैं। आज की जो म्यूजिकल नाइट है, बुनियादी तौर पर जूलिया राना के 6 साल मुकम्मिल हुए हैं। वो 6 साल से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं लोगों के लिए, उसके लिए मुकर्रर, ताकि लोगों को पता चले उनकी खिदमत क्या हैं। और उसके साथ साथ कुछ नए प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं लोगों के ख़ास तौर पे लीगल एड के हवाले से, उसको उजागर करना चाहते हैं हम। We are celebrating the 6 years of success of the firm and we've been doing great and I would like to thank Mr. Rana for all the opportunities and all the work he's been doing for, you know, the learning we have and the work he's done for others. So it's been a great journey. पाकिस्तानी कम्युनिटी के माहिराज लोग, कारोबारी, सियासी, समाजी और वकला बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये बड़ा अच्छा इवेंट है। Today we welcome you all on this annual function and please enjoy the night. फर्म के दीगर डायरेक्टर्स का कहना था कि हमें खुशी है कि हम लोगों की रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं और गुज़श्ता 6 साल में जिस तरह लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है और हमें फीडबैक दिया है, ये हमारे लिए खुशी और इत्मीनान का बायस है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में अय्याम हज में हुज्जाज कराम को बर वक्त तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए मकतब समेत ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदारान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेरे लिए की इस रिपोर्ट में। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में अयाम हज में हजाज कराम को बर वक्त तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए मकतब समेत ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। मक्का मुकरमा में होने वाले इजलास में डायरेक्टर हज इब्रार मिर्जा ने पाकिस्तान हज मिशन के हुकाम समेत हजाज कराम के मकतब और ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदारान के हमरा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अयाम हज में मनी, मस्जिद लफा और अरफात में हजाज कराम को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि पाकिस्तानी हजाज को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, जिसके लिए पाकिस्तान हज
مشن اور مکتب کے سعودی حکام کی ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے تاکہ حجاج کرام کی شکایات کو فوری حل کیا جائے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر مکہ مکرمہ ساجد اسدی کا کہنا تھا کہ اس سال نئی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے تاکہ ایام حج کے دوران مشاعر مقدسہ میں پاکستانی حجاج کرام مشکلات کا سامنا کیے بغیر بہتر انداز میں فریضہ حج ادا کر سکیں۔ اجلاس میں حج مشن کی جانب سے عمران شاہ، ڈاکٹر اختر عباس شریک تھے۔ عمیر علی، نمائندہ 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی جس میں خواتین کی سیاسی کردار کو سراہتے ہوئے مسلم لیگ نون وومن ونگ کا اعلان کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقدہ تقریب میں مسلم لیگ نون کی جانب سے خواتین کے سیاسی کردار کو سراہتے ہوئے مسلم لیگ نون ویمن ونگ کا اعلان کیا گیا۔ تقریب میں لیگی عہدیداروں اور ورکرز نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں مسلم لیگ نون ویمن ونگ کا اعلان کیا گیا جس میں ماریہ صدیقی کو ویمن ونگ کا صدر نامزد کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ملکی سیاست میں خواتین کا اہم کردار رہا ہے جنہوں نے ملکی سیاست میں حصہ لے کر اپنا نمایاں کردار ادا کیا، اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خواتین کو سیاست میں اہم کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، اور لیگی خواتین مریم نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ کا ہراول دستہ ہیں، اور اب سعودی عرب میں بھی مسلم لیگ نون کی خواتین سیاسی جدوجہد میں فعال کردار ادا کریں گی۔ جو قائد اعظم والی مسلم لیگ تھی، میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس کو اسی طرح بنانے کی پوری کوشش کی، اور ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ آگے یہ ہے کہ میاں صاحب کے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ان کی سیاست میں، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر یہ سب مل کے کام کریں اور لوگوں کی سپورٹ ہو تو ضرور وہ پاکستان کے اصل نجات دہندہ بن جائیں، پروگریس کریں گے انشاءاللہ، اور بہت ضرورت بھی تھی یہاں پہ خواتین کے لیے کام کرنے کی، جو کہ انشاءاللہ کیا بھی جائے۔ مسلم لیگ نون کے صدر خالد اکرم کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت ملک کو انتقامی سیاست سمیت مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن جیسے شدید مسائل سے دوچار کر گئی، اور ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر ملک کو گروی رکھ دیا گیا، مگر ہم پرعزم ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہم نے اس کا باقاعدہ جو افتتاح کیا ہے وہ ہماری بہن سمینہ اقبال کے ہاتھوں سے کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا لیڈیز چیپٹر ہے وہ مسلم لیگ کے حوالے کے ساتھ ساتھ لیڈیز کے جو یہاں مسائل ہیں ویلفیئر کے حوالے سے ان میں اپنے بہتر خدمات انجام دیں۔ تقریب سے سمینہ قاسم، سردار شعیب، زاہد سندھو، طارق شہزاد، رانا خادم، قاضی شہزاد نے بھی خطاب کیا، اور تقریب میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ آسٹریلیا کے شہر ویانا میں پاکستانی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ہفتہ استحکام پاکستان منایا گیا، جس میں ویانا کے مختلف پاکستانی مساجد میں نماز جمعہ کے دوران پاکستانی افواج کے کردار کو سراہا گیا۔ مزید تفصیلات اکرام باجوہ کی اس رپورٹ میں۔ آسٹریلیا کے شہر ویانا میں پاکستانی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ہفتہ استحکام پاکستان منایا گیا۔ تقریب میں ویانا کی مختلف پاکستانی مساجد میں نماز جمعہ کے دوران پاکستانی افواج کے کردار کو سراہا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ نماز جمعہ کے بعد ادارت المصطفیٰ سینٹر ویانا کے خطیب پروفیسر اظہر عباس سیالوی، مسجد البلال ویانا کے سرپرست الحاج محمد اکرم بٹ، منہاج القرآن آسٹریلیا کے سرپرست اعلیٰ الحاج خواجہ محمد نسیم اور مسجد البلال کے خطیب حاجی علامہ محمد ناصر اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانی سیاست کو پاکستان میں ہی رہنے دیں، پاکستانی اداروں پر بے وجہ تنقید کی بجائے استحکام پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو سراہا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ بیرون ملک باہمی ناچاکیوں کی بجائے مسئلہ کشمیر اور پاکستان کے بہتر امیج کے لیے کام کریں اور اداروں کو متنازع بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ آج پورے ویانا میں، آسٹریلیا میں بلکہ یوم استحکام پاکستان منایا جا رہا ہے، جس میں حکومت پاکستان اور پاکستانی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تا قیامت پاکستان قائم رہے گا۔ ہم پاکستانی اسلام کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ہمہ وقت اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس ضمن میں خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یوم استحکام پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم ناموس رسالت پر بھی بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، بد تہذیبی کی گئی، اس کے حوالے سے ہم لوگ مکمل سراپا احتجاج ہیں اور مذمت کرتے ہیں اس کی، اور انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں، بلکہ پورے عالم کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ہمہ وقت اپنے آپ کو اور آپ کی ناموس پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جتنے دشمن کا قوتیں یا اللہ سرگرم ہے سب کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے یا اللہ
उनको या अल्लाह अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर पे हमारी या अल्लाह पाकिस्तान आर्मी और या अल्लाह उससे जुड़े हुए जितने या अल्लाह हमारे इदारे हैं उनको मुस्तहकम फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। आखिर में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाक फौज की सलामती के लिए दुआ की गई और भारत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और मुसलमानों पर भारतीय मुजालिम की भरपूर मजम्मत की गई। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया। खुश जायका रसीले पाकिस्तानी आमों की नीदरलैंड में भी धूम है। अपने मुनफरिद जायके और खुशबू की वजह से पाकिस्तानी आम ओवरसीज पाकिस्तानियों में खासे मकबूल हैं। अब यूरोपियन और दीगर एशियाई तारकीन वतन में भी तेजी से मकबूल हो रहे हैं। आमों का सीजन शुरू होते ही दुकानों पर पाकिस्तानी आम खरीदने वालों का रश लग जाता है। मजीद अहवाल डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी आम नीदरलैंड के शहर दी हैग में भी ना सिर्फ मकबूल हैं बल्कि पूरे नीदरलैंड में इनके जायके और रसीलेपन की धूम और चर्चे हैं। पाकिस्तानी आम के इम्पोर्टर राशिद जैदी की काविशों से अब पाकिस्तानी आम नीदरलैंड में एशियाई प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी सुपर मार्केट अमेजिंग ओरिएंटल पर भी दस्तयाब हैं। आमों के सीजन के आगाज पर दी हेग में राशिद जैदी की जानब से पाकिस्तानी मैंगो टेस्टिंग का एहतमाम किया गया, जिसे नीदरलैंड में बसने वाले मुख्तलिफ रंगो नस्ल के अफराद ने बेहद सराहा। इस मौके पर राशिद जैदी का कहना था कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि वो पाकिस्तानी आम यूरोपीय सार्फिन तक पहुँचा रहे हैं और पाकिस्तानी आम की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। हमारी जो एक्सपोर्ट है पिछले सालों से डबल हो गई है और सबसे साथ मैंगो के साथ हमने जो किया है वो आज का इस स्टोर में जामनू को प्रमोट करने का किया काम और लोग पसंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान से जामनू भी अब आएगा यहाँ पे हॉलैंड में और जो हमारी क्वालिटी है मैंगो की पाकिस्तान की वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम इससे भी बेहतर करेंगे। और मार्केट में अब सब लोग पूछते हैं कि पाकिस्तानी मैंगो कब आएगा और हमें फ़ख्र है कि हम इन स्टोरों पर पाकिस्तानी मैंगो सप्लाई कर रहे हैं जो हॉलैंड के सबसे बड़े स्टोर है। अमेजिंग ओरिएंटल सुपरमार्केट के कमर्शियल डायरेक्टर मार्टिन जिन का कहना था कि पाकिस्तानी आम की क्वालिटी और जायका बाकी दुनिया के आमों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा है। यही वजह है कि उनके स्टोर्स पर पाकिस्तानी आमों की फरोख्त बढ़ गई है। Of course, today we have introduced the Pakistan mango. Pakistan mango is very high quality mango, and this is tasty, sweet, creamy and very spicy. And we are already selling the Pakistan mango, I think more than 15 years already. More than 15 years. In the beginning, a small quantity. Now at the moment is a very big quantity, especially in this season. दी हेग में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने के कमर्शियल अताशी रिजवान हक का कहना था कि यह बात इंतहाई हौसला अफजा है कि पाकिस्तानी आमों की नीदरलैंड्स में एक्सपोर्ट गुज़श्ता चंद सालों से तेजी से बढ़ रही है और आमों से तैयार की गई दीगर प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान दुनिया भर में आम पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क है। नीदरलैंड पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से हर साल हमारी जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान मैंगो की वो तकरीबन डबल हो रही है। 2019-20 में ये $2,53,000 के करीब थी और 2020-21 में ये $6 लाख पे चलेगी और इस रवां माली साल के अभी 11 महीने गुजरे हैं और एक्सपोर्ट हमारी $12 लाख पे जा चुकी है। इसमें मैंगो के अलावा मैंगो प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि पाकिस्तानी मैंगो के अलावा जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है जैसे पल्प है वो बहुत यहाँ पे आना शुरू हो गया। पाकिस्तानी आमों का सीजन 2 से 3 माह पर मुश्तमिल होता है, लेकिन फलों के बादशाह कहलाने वाले इस फल को जदीद तरीकों से महफूज करके कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, दी हेग, नीदरलैंड्स। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रेल कंपनी वेटेक की जानिब से पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और इंजन की ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से मुआवनत की पेशकश की गई है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कंपनी की जानिब से की गई पेशकश का खैर मकदम किया है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान से बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रेल कंपनी वेटेक के वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द ने सफ़ीर पाकिस्तान को पाकिस्तान में अपनी कारोबारी सरगर्मी और तजुर्बात, पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ मुख्तलिफ अमूर में ताउन और मुस्तक़बिल के लाहे अमल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। रेल इंजन की तैयारी के हवाले से कंपनी के खसूस इत्तेदादिकार, खसूसन डिजिटलाइजेशन, कंट्रोल एंड सेफ्टी, सिग्नल ट्रैफिक और फ्यूल की बचत के हवाले से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराए जाने के हवाले से भी आगाह किया गया। वफ़द ने बताया कि अब तक कंपनी की जानिब से पाकिस्तान रेलवेज़ को 153 इंजन फराहम किए जा चुके हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने वेटेक की जानिब से पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ ताउन को सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान रेलवे निज़ाम को जदीद बनाने के ज़म में वेटेक के तजुर्बात और सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे।
एम्बेसी अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत एलिस्टेल मिडल स्कूल के तलबा के सफारत खाना पाकिस्तान वाशिंगटन आमद हुई है। तलबा के सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने मुलाकात की। वाशिंगटन परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम के तहत के तलबा स्कूल के असातिज़ा की निगरानी में पाकिस्तान की तारीख, जोग्राफी और सकाफत का गुज़श्ता कई महीनों से मुतालिया कर रहे हैं। तलबा ने पाकिस्तान के खानों, सकाफत, जुबानों, मजहबी रिवायात, शहरों, त्यौहारों, इलाकाई और नवादरात पर अपनी तफसीली प्रेजेंटेशंस दी। सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने तलबा का इस्तकबाल करते हुए उनकी मेहनत और कारकर्दगी को सराहा। कहा, एम्बेसी अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत तलबा को पाकिस्तान के बारे में जानने का भरपूर मौका मिला है। सफीर पाकिस्तान ने तलबा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सफीर पाकिस्तान ने तलबा को कहा कि वो पाकिस्तान की सकाफत में अपनी दिलचस्पी को जिंदा रखें। तलबा की जानिब से पेश किए गए प्रेजेंटेशंस में सफारत खाने के प्रेस सेक्शन ने उनकी रहनुमाई की। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सतह पर इनामात और एजाज़ात से भी तलबा को नवाजा गया, जिनमें DC पब्लिक स्कूल्स, सोशल स्टडीज प्रोग्राम और US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अवार्ड फॉर स्टैंडिंग इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम शामिल हैं।